हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने संक्रमण तत्व के यौगिकों में पहले यौगिक को डिस्कस करा था जिसका नाम था पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, दूसरा कंपाउंड बेटा। संक्रमण तत्व का दूसरा कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। अब जानते हो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों कंपाउंड में से क्वेश्चन 100% बोर्ड के अंदर आता है। 100% आता है, कन्फर्म आपको मिलेगा। तो दोनों कंपाउंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करने बेटा दोनों कंपाउंड, ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस छूटे ना। और ये कंफर्म बात है कि जो आपको हमने पढ़ाया है क्वेश्चंस तो वहीं से आने, बल्कि मैं कहूँ तो चाहे आप नीट की तैयारी करो तब भी क्वेश्चंस आपको इसी नोट से लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बेटा। तो हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, राइट। बनाने की विधि की अगर हम बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो इसको पायरोल्यूसाइड से बनाया जाता है। पायरोल्यूसाइड क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड कहते हैं या मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड होता है पायरोल्यूसाइड। ये एक अयस्क है मैग्नीज का। इस अयस्क के अंदर, मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर हम कास्टिक पोटाश डालते हैं बेटा, KOH। और एक बेटा ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति में इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कि मैं इसका ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करूंगा और हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करूंगा। ये मेरे पास क्या है बेटा? पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड पायरोल्यूसाइड को मैं कास्टिक पोटाश के साथ ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्शन होगा पोटेशियम मैग्नेट का। इसका बेटा पोटेशियम मैग्नेट का, इसका नाम है हमारा पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, राइट। ये जो पोटेशियम मैग्नेट होता है हरे रंग का होता है, हरा कलर होता है बेटा। और साथ में यहां से बाहर जाएगा हमारा H2O। बैलेंस कर सकता हूं बेटा, हमारे पास K2 है, और बैलेंस करने के लिए आप एक काम करें, 2 से गुना यहां कर दें बेटा, तो 2 से मुझे यहां करनी होगी। 4 की हो गए तो 4 से यहां करनी होगी बेटा। हाइड्रोजन 4 हो गए तो 2 से यहां कर दो। अब चेक करना, 2 दूनी 4, 4 8, 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10, बैलेंस हो जाएगी बेटा रिएक्शन। ये हरा रंग होता है। ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि यहां पर बेटा हमारे पास जो मैग्नीज में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, जबकि यहां पर मैग्नीज में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। आप निकालनी आती होगी, क्लास 11th में आपने सीखी होगी ऑक्सीकरण संख्या। अगर ये +6 है तो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। +6 में मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तो 2 तो 4s से और 4 3d से, तो इसका मतलब d में 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसकी जो पोटेशियम मैग्नेट है इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय होगी, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही चीजें रंगीन होती है। तो यहां पर एक और चीज मिलेगा, डी संक्रमण। और डी संक्रमण अगर जहां होता है वो रंगीन यौगिक होता है। तो इसका हरा रंग किसके कारण होता है बेटा? डी संक्रमण के कारण। इसका जो हरा रंग है वो किसके कारण है? डी संक्रमण के कारण। और ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा? हमारा अनुचुंबकीय होगा। पता होना चाहिए बात आपको। अच्छा, फिर से बात कर लेते हैं बेटा कि जब पायरोल्यूसाइड अयस्क को कास्टिक पोटाश के साथ ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तब हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, जो कि रिएक्शन आपको सामने। लेकिन हमें तो बनाना था पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम परमैंगनेट में जो Mn है वो +7 में होता है बेटा। पोटेशियम परमैंगनेट में Mn +7 में है, अभी किस में आया? +6 में। तो इसका मतलब इसको भी ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, क्योंकि +6 से कहां ले जाना पड़ेगा? +7 में। तो इसको भी ऑक्सीकृत करना पड़ेगा। तो इसके अंदर में कुछ ऑक्सीकारक जैसे क्लोरीन, जैसे ओजोन मिलाऊंगा। तो अगर मैं इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दूं या ओजोन से करा दूं तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आप। तो ध्यान से देखना बेटा, पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैग्नेट में परिवर्तन। तो पहला तो यह है कि मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, ऑक्सीकारक डाल दूं। तो मैं कह रहा हूं पोटेशियम, ध्यान से सुनना बेटा, पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया Cl2 या O3 से कराते हैं तो फिर क्या बनता है, पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 बनता है। क्या बनता है बेटा, पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 बनता है। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4। K2MnO4 नाम है पोटेशियम मैग्नेट। मैंने बताया पोटेशियम मैग्नेट कैसे रंग का होता है बेटा, हरे रंग का। किसके कारण है हरा रंग इसका, डी संक्रमण के कारण। किसके कारण, डी संक्रमण के कारण। कैसा होता है बेटा, अनुचुंबकीय होता है। किस कारण अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। भाई डी संक्रमण के कारण तो हरा कलर आएगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। इसके अंदर जैसे हमने क्लोरीन डाली, क्लोरीन गैस डाली, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये कन्वर्ट होगा KMnO4 में। साथ में हमारा KCl भाग, Cl 2 है इसलिए 2 से गुना करूंगा, तो K 3 हो गए, तो 3 तो बैलेंस नहीं होगा, तो 2 से यहां गुना कर दो, 2 से यहां कर दो, तो 4 दूनी 8। ऑक्सीजन बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, Mn बैलेंस है, Cl बैलेंस है, बैलेंस है सारी चीज। इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट। अब यहां पर जो Mn है वो +7 में है, यहां पर जो Mn है वो +6 में है। +6 में था इसलिए इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया था। +7 में है तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी बताया था 3d5 4s7। +7 में तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, 4s से, तो 5 कहां से निकले बेटा, d से। +7 में तभी तो आया होगा, इसका मतलब 3d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होना चाहिए था, रंगहीन होना चाहिए था, बट इसका कलर होता है बैंगनी रंग का। कैसा कलर होता है बेटा, बैंगनी रंग, पर्पल कलर होता है। तो इसका कलर किसके कारण है, इसका कलर किसके कारण है, भाई कलर तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके अंदर डी संक्रमण पाया जाता है, और डी संक्रमण के कारण वो कलर शो करता है। बट यहां तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये कलर शो क्यों करता है, क्यों इसका रंग बैंगनी है। हाँ, इसका रंग बैंगनी है बेटा आवेश स्थानांतरण के कारण। किसके कारण, आवेश स्थानांतरण के कारण। ये बात मैंने आपको बताई थी जब कलर पढ़ाया था। KMnO4 का बैंगनी रंग होता है, किस कारण ऐसा होता है, आवेश स्थानांतरण के कारण, चार्ज ट्रांसफर के कारण। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका बैंगनी रंग किसके कारण है और इसका हरा रंग किसके कारण है। दूसरी बात बेटा ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस कारण ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, मतलब डायमैग्नेटिक होगा, और ये हमारा पैरामैग्नेटिक। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो भाई, ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। दूसरी विधि, आप इसे कैसे मैग्नेट से डायमैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरी विधि, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा। जब हम किसी का विद्युत अपघटन करते हैं तो 2 चीजें चाहिए होती है, एक एनोड और एक कैथोड। तो यहां पर क्या होने वाला है, एनोड पर जो मेरा मैग्नेट आयन है MnO4-, वो कन्वर्ट होता है परमैग्नेट आयन में KMnO4-। जो मैग्नेट आयन है बेटा एनोड पर, वो किस में कन्वर्ट होता है, परमैग्नेट आयन में। क्लियर है बात। कैथोड पर क्या होता है, यहां पर कैथोड पर
हमें H+ मिलता है और वो H+, इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और H में कन्वर्ट होता है। H क्योंकि स्थायी नहीं होता, तो ऐसे हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। तो इस तरीके से पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट आप बनाओगे। पायरोल्यूसाइड से पहले तो पोटेशियम मैग्नेट बनाना है, और पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में या तो इस विधि के द्वारा कन्वर्ट करो, या फिर आप नॉर्मली इसके अंदर क्या डाल दो, क्लोरीन डाल दो, तो पोटेशियम मैग्नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। इसके आप लैब मेथड देख सकते हो। हालांकि पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी लैब मेथड ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। अगर मैं इसका मैग्नीज सेकंड जो लवण है, मैग्नीज सेकंड का जो लवण है, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी, उसका जो लवण है उसके अंदर पर सल्फो पर ऑक्सो डाइसल्फेट अगर मैं डाल दूं H2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फेट अगर मैं डाल दूं विलियन में, तनु विलियन में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा हमारा, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेटा मैग्नेट आयन में, यानी कि परमैग्नेटिक, सॉरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4 माइनस में, MnO4 माइनस में। ये मेरे पास है बेटा मैग्नीज सेकंड का लवण, और ये मेरे पास क्या है, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। लैब के अंदर इसको बनाते हैं परमैंगनेट आयन, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट भी कह सकते हो, अगर मैं इसका पोटेशियम मैग्नीज सेकंड का लवण ले लूं। साथ में सल्फेट आयन मिल जाएगा आपको, साथ में H+ आयन यहां से निकल जाएंगे, राइट। लैब के अंदर इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस मुझे करानी थी तो मैंने बता दिया आपको, आप देख लेना बेटा। आगे चलते हैं। अब हम इसकी बात करें भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला पॉइंट बेटा, यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, मैंने बताया था आपका इसका कलर बैंगनी होता है। KClO4 के साथ समसंरचनात्मक होता है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो KClO4 के समान होती है। यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है भाई। तीसरा अभी बताया था मैंने, यह प्रतिचुंबकीय होता है। देखो पोटेशियम परमैंगनेट प्रतिचुंबकीय है, बट पोटेशियम मैग्नेट हमारा अनुचुंबकीय है, ये बात हमने अभी बताई थी आपको। अच्छा ध्यान सुनो बेटा, ये बात भी मैंने बताई। इसका जो बैंगनी रंग है, इसका जो पर्पल कलर है, वो ऑक्सीजन से मैग्नीज धातु को आवेश स्थानांतरण के कारण होता है, यानी कि इसका जो बैंगनी रंग है वो आवेश स्थानांतरण के कारण है, ना कि डीडी संक्रमण के। डीडी संक्रमण के कारण इसका बैंगनी रंग नहीं है, बल्कि किसके कारण है, आवेश स्थानांतरण के कारण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। क्लियर बात, आगे चलते हैं। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात करें उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम उष्मा के प्रभाव की बात करते हैं, तो अगर मैं पोटेशियम मैग्नेट को गर्म करूं, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करूं, पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखना पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी कलर का होता है, और जब मैं इसको गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो ये कन्वर्ट होगा पोटेशियम मैग्नेट में, KMnO4 में, पोटेशियम मैग्नेट में। और पोटेशियम मैग्नेट अभी आपने देखा था कैसे कलर का होता है, हरा। साथ में कन्वर्ट होगा मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, और साथ में ये कन्वर्ट होगा बेटा ऑक्सीजन के अंदर, ये मिलेगा। बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 Mn है, 4 दूनी 8, 4 2 6 2 8, बैलेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब पोटेशियम मैग्नेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट तथा ऑक्सीजन निकल रही है, पोटेशियम मैग्नेट और ऑक्सीजन निकलते, साथ में मैग्नीज का ऑक्साइड भी बनता है। क्लियर बात बेटा, आगे चलते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑक्सीकारक गुण, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का था, और यहां भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से प्रॉपर्टी पूछी जाती है, एग्जाम में जरूर आता है। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो याद रखना जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था, जो पीछे कंपाउंड पढ़ाया था, वो केवल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, वो केवल अम्लीय माध्यम में करता था। लेकिन ये मेरे पास जो पोटेशियम परमैंगनेट है बेटा, ये अम्लीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, क्षारीय माध्यम में भी करेगा और उदासीन माध्यम में भी करेगा। ये तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बात। अब ये बात ध्यान रखने वाली है
कि भाई अगर मैं अम्लीय माध्यम की बात करूं, अम्लीय माध्यम की, तो भाई दिमाग में डाल लो, अभी डाल लो दिमाग में। अम्लीय माध्यम में मेरे पास जो MnO4 माइनस आयन होगा, यानी कि जो परमैग्नेट आयन होगा, जो यहां पर +7 में है, वो कन्वर्ट होगा Mn डाई पॉजिटिव में +2 में। याद रखना अम्लीय माध्यम में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 से कहां जाती है, +2 में जाती है। मतलब MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अगर मैं बात करूं उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में, तो भाई उदासीन माध्यम में हमारा जो परमैग्नेट आयन है MnO4 माइनस है, वो कन्वर्ट होता है मैग्नीज ऑक्साइड में, MnO2 में। यानी कि यहां पर अगर बात की जाए तो +7 में, और इधर ये किस में आया, +4 में आया। तो +7 से ये उदासीन माध्यम में किस में कन्वर्ट होता है, +4 में कन्वर्ट होता है। कहां से बेटा, +7 से कहां जाता है, +4 में जाता है, MnO2 में जाता है। जब बात करते हैं बेटा क्षारीय माध्यम की, क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय माध्यम में क्या होगा, क्षारीय माध्यम में क्या होगा, जो मेरे पास परमैग्नेट आयन है यानी कि जो +7 है, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा मैग्नेट आयन। परमैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नेट आयन। ये +7 में और मैग्नेट में ये +6 में, तो क्षारीय माध्यम में ये +7 से कहां जाएगा, +6 में जाएगा, +7 से +6 में। नोट करने वाली बात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। उदासीन माध्यम में अगर बात करें तो +7 से +4 में जाता है, अम्लीय माध्यम की बात करें तो +7 से +2 में जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम की बात करें तो +7 से +6 में जाता है। ये नोट करने वाली बात है, क्लियर है बात। आगे चलते हैं बेटा। हम सबसे पहले बात करें अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण की, कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण की, ऑक्सीकारक की तरह कैसे बिहेव करता है। और इसके लिए मुझे सबसे पहले अम्लीय माध्यम की कॉमन रिएक्शन लिखनी होगी। तो ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको बताया है कि MnO4 माइनस परमैग्नेट आयन कन्वर्ट होता है Mn डाई पॉजिटिव के अंदर, यही तो बताया मैंने आपको। अब यहां बैलेंस करो रिएक्शन को। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं इसमें, 4, और मैंने कहा था ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल के अणु जोड़ते हैं, जितने ऑक्सीजन होंगे उतने जल के अणु जोड़ेंगे। तो 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 जल के अणु जोड़ूंगा मैं इधर। अब मैंने इधर 4 जल के अणु जब जोड़े तो हाइड्रोजन कितना आ गया, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम H+ जोड़ते हैं, अम्लीय माध्यम की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए मैं H+ जोड़ूंगा। कितने H+ जोड़ूंगा बेटा, 8 H+, क्योंकि 8 हाइड्रोजन है। मैंने ऑक्सीजन संतुलित कर दिए, हाइड्रोजन संतुलित कर दी, अब रह गया मेरा आवेश। इधर देखो बेटा, -1 और 1 हाइड्रोजन पे +1, तो 8 हाइड्रोजन पे +8, तो -1 +8। इधर मेरे पास बताओ कितना, +2 है बस सिर्फ, तो -1 +8 +7, इधर +2। मैंने कहा था आवेश को संतुलित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं जितने का डिफरेंस होता है। इधर +7 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, कितने का डिफरेंस है बेटा, 5 का डिफरेंस है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। किधर जोड़ते हैं, जिधर आवेश ज्यादा होता है। आवेश ज्यादा इधर ही तो है, इधर +7 है, तो मैं इधर जोड़ दूंगा कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ये मेरी कॉमन रिएक्शन है अम्लीय माध्यम की। क्या है बेटा, ये अम्लीय माध्यम की कॉमन रिएक्शन। चेक कर लो, MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn डाई पॉजिटिव में। अब यहां ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 4 H2 जोड़ दिए। हाइड्रोजन 8 हो गए, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 8 H+। फिर मैं आवेश संतुलित करूंगा, इधर -1 +8 तो +7, इधर +2, तो मैं आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं, जितना का डिफरेंस होता है आवेश का। +7 से प्लस किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो 5 का डिफरेंस है। अब 5 का डिफरेंस है बेटा, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। किधर जोड़ूंगा, जिधर आवेश ज्यादा होगा, इधर आवेश ज्यादा था इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए। अब दूसरी और बात करते हैं अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार की गणना। पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसका अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार क्या होगा, क्षारीय माध्यम में क्या होगा। बहुत आसान है तुल्यांकी भार निकालना, बहुत आसान है। तुल्यांकी भार ध्यान से देखो बेटा, तुल्यांकी भार,
तुल्यांकी जो भार होता है जिसे ई से डिनोट किया जाता है वो होता है हमारे पास अणुभार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर चार्ज का डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस कितने का है 5 का, ये एन फैक्टर होता है। जो चार्ज डिफरेंस है ना बेटा, ये +7 से कहां जा रहा है +2 में जा रहा है, तो चार्ज डिफरेंस ही हमारा क्या है एन फैक्टर है। अणुभार, मुझे अणुभार किसका निकालना है भाई KMnO4 का, क्योंकि मैं पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करूंगा। K का परमाणु भार होता है बेटा 39, Mn का होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। एक का 16 तो 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे और जब आप सब कुछ जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आएगा 158। या तो मैं अणुभार को m मान लूंगा, तो n फैक्टर मेरा कितना है 5 है, चार्ज का डिफरेंस कितना है 5 है, तो मैं अणुभार को m मान लूंगा कि भाई इसका अणुभार m है, तो m/5 होगा। या तो ये ऑप्शन मिलेगा या कैलकुलेशन कर रखी होगी कि भाई अणुभार 158 बटे 5, जब आप डिवाइड करोगे तो 31.5 आ जाएगा भाई इसका ई। तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 31.5, या फिर मैं क्या बोलूंगा m/5। भाई इसके अणुभार को m कह दिया, चार्ज डिफरेंस कितना है एन फैक्टर कितना है 5, तो अम्लीय माध्यम में इसका क्या निकल के आ गया बेटा तुल्यांकी भार। तो अम्लीय माध्यम में इसका तुल्यांकी भार 31.5 होता है या फिर m/5 होता है। क्लियर है बात बेटा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण की। और अगर आपको ये बातें अभी तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है तो बेटा आप कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट भी शेयर करें कि आपको ये डाउट आ रहा है या मैं ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो भी आप अपनी जरूर बताएं। खैर, अब हम बात करें बेटा ऑक्सीकारक गुण की अम्लीय माध्यम में। और मैंने आपको बताया था कि किसके ऑक्सीकरण पे क्या बनता है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर कार्बन है तो कार्बन के ऑक्सीकरण पर बनेगी CO2। अगर मेरे पास फेरस आयन है तो फेरस कन्वर्ट होगा फेरिक में, डाइपॉजिटिव ट्राइपॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अगर मेरे पास बेटा स्टेनस है तो स्टेनस कन्वर्ट होगा स्टेनिक में, डाइपॉजिटिव 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अगर नाइट्राइट है तो नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। किसके ऑक्सीकरण पे क्या बनेगा ये बात आपको पता चल जाए। अगर मेरे पास क्या है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा सल्फर में। अगर ऑक्जेलिक एसिड है COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक एसिड, तो वो कन्वर्ट होगा CO2 में, जिसे ऑक्सिलेट आयन की फॉर्म में लिखेंगे हम, क्योंकि आयनिक फॉर्म में लिखने वाले हैं ना, यहां से H+ निकलेगा, यहां से भी H+, तो C2O4 डाइनेगेटिव, C2O4 डाइनेगेटिव, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर मेरे पास बेटा आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, ये सब ऑक्सीडाइज होते हैं हेलोजन में, तो आयोडाइड आयोडीन में, ब्रोमाइड ब्रोमीन में, क्लोराइड क्लोरीन में, फ्लोराइड फ्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो किसके ऑक्सीकरण पे क्या बनता है ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, तो वहां जाके जरूर देखें इस बात को, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं पहले रिएक्शन के बारे में। यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन में कन्वर्ट होगा। तो पहले मुझे कॉमन रिएक्शन लिखनी है बेटा इसकी। कॉमन रिएक्शन अम्लीय माध्यम की मैंने बताई थी, क्या है कॉमन रिएक्शन अम्लीय माध्यम की, देखो अम्लीय माध्यम की कॉमन रिएक्शन, यहां पर MnO4 माइनस था, साथ में मेरा 8H+ था, मैंने इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, इधर मेरा कन्वर्ट हुआ था Mn डाइपॉजिटिव में, और साथ में हमें यहां पर मिला था बेटा 4H2O, 4H2O कॉमन रिएक्शन। अब मैं जानता हूं कि आयोडाइड को कन्वर्ट कर रहा है आयोडीन में, तो I- कन्वर्ट होगा I2। अब यहां पर I कितने हैं 2, तो 2 करने के लिए 2 से गुना करूंगा। अब मैं चार्ज देखूंगा बेटा, इधर 0 आवेश है, इधर -2 है, तो जितना का डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, 2 का डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। किधर जोड़ूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिधर आवेश ज्यादा होगा, 0 बड़ी वैल्यू है तो 0 की साइड 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। लो भाई साहब हो गया काम, हो गया काम हमारा, बस खत्म मामला, खत्म।
अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। अब इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी मैं नीचे 5 नहीं कर सकता, ना कभी ऊपर मैं 2 कर सकता, इसलिए कि ये बैलेंस नहीं होगा, ये एक विषम है और एक सम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या करनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से नीचे गुना कर दो, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से ऊपर गुना कर दो। जब मैं नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से ऊपर करूंगा तो ऊपर तो 2 से गुना होगी और नीचे 5 से। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म। जोड़ दो समीकरण को, 2 से गुना करो तो 2MnO4 माइनस, प्लस 2 से गुना करो 8 में, 8 दूनी 16H प्लस। अब इधर तीर के इधर वाले इधर लिखूंगा, तीर के उधर वाले उधर लिखूंगा, 5 से गुना होगी 2 में, तो 5 दूनी 10 I माइनस, तीर के उधर देखो अब क्या है, 2Mn डाई पॉजिटिव, 4 दूनी 8 H2O, 5 से गुना करो प्लस 5 I2। तो हम यहां पर लिखेंगे आयोडाइड, और आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडीन में। तो यह आयोडाइड को बेटा इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है बात? अब यहां पर बात करते हैं बी पार्ट। यह फेरस सल्फेट, फेरस किस में कन्वर्ट होता है? फेरिक में। फेरस सल्फेट Fe डाई पॉजिटिव हरे कलर का होता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा, फेरिक हमारा Fe ट्राई पॉजिटिव कैसे कलर का होता है? पीले रंग का। तो ये फेरस को फेरिक में ऑक्सीकृत कर देगा। वही आपको इस रिएक्शन को करने के लिए आपको कॉमन रिएक्शन लिखनी है, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन एरो। इधर क्या मिलेगा बेटा? हमारे पास Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2, ये है बेटा। अब यहां पर फेरस है, यानी कि ये Fe डाई पॉजिटिव को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा? Fe ट्राई पॉजिटिव। बैलेंस करते हैं, ये Fe1 है, ये भी Fe1 है। चार्ज देखो, इस पे +2, इस पे +3, मतलब इधर +2 चार्ज है और इधर +3 चार्ज है। डिफरेंस देखो भाई, एक का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर जोड़ूंगा? जिधर आवेश ज्यादा हो। ज्यादा आवेश किधर है? इधर, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे बेटा। अब समीकरण जोड़ दो, लेकिन समीकरण तब जोड़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन दोनों में बराबर हो जाते हैं। ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे 5 करने पॉसिबल है ना? क्या कर दो कि सर जी 5 से गुना कर दो, हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म, यहां पर क्या बचा बेटा? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, यहां 5 से गुना जाएगी तो 5 Fe डाई पॉजिटिव। इधर बताओ क्या मिला? इधर मिला Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2O, और 5 से गुना जाएगी तो 5 बेटा Fe ट्राई पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या है? फेरस आयन, फेरस आयन, और ये फेरस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फेरिक आयन में, यानी कि फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में या फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छे से समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो अब हम बात करें बेटा तीसरी रिएक्शन की, तो आप देख सकते हो यह ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक एसिड की जब हम बात करते हैं बेटा, ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। लेकिन मुझे आयनिक फॉर्म लिखनी है, तो एसिड H प्लस देते हैं, तो H पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस, O पे माइनस, तो मैं से लिख सकता हूं C2O4 माइनस माइनस, C2O4 माइनस माइनस, राइट। तो आप देख सकते हो बेटा कि यह है ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज होगा? CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज होगा। तो अब इसकी कॉमन रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो, अम्लीय माध्यम की। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, याद हो गई होगी अब तो आपको, 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या मिला? Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2, होगी याद? सर बिल्कुल याद हो गई। अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि यहां पर मेरे पास है C2O4 डाई नेगेटिव, और ये किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? CO2 के अंदर। इधर कार्बन कितने? 2, उधर कार्बन कितना? 1। तो कार्बन को संतुलित करने के लिए, कार्बन को संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से गुना कर दूंगा। अब ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 दूनी 4, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 4।
मतलब ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। आवेश रह गया, इधर आवेश कितना है 0, देख लो कोई चार्ज दिख रहा है क्या प्लस माइनस, नहीं है ना। इधर आवेश कितना है -2, तो कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। किधर जोड़ूंगा, जिधर आवेश ज्यादा है, इधर माइनस है, इधर प्लस 0 है, तो 0 वाली वैल्यू बड़ी है माइनस से, तो इधर जोड़ूंगा, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात बेटा, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की गुना ऊपर, ऊपर वाले की गुना नीचे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म। 2 की गुना करो यहां पर, तो 2MnO4 माइनस 2 की गुना करो 8 में, तो 8 दूनी 16 H प्लस, क्लियर है। इधर ऊपर तो और कुछ नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन तो कट हो गए, यहां बचा ये 5 से गुना करो तो 5 C2O4 डाई नेगेटिव। इधर क्या बचा बेटा, 2 Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4 दूनी 8 H2O प्लस, 5 से गुना करो CO2 में, तो 5 दूनी 10, 10 CO2। तो आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन। और ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सिलेट आयन को या फिर ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडेशन पे क्या मिलेगा, सल्फर, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। सिंपल कॉमन रिएक्शन लिखो, कॉमन रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इधर आपको क्या मिला, Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2, यही तो है कॉमन रिएक्शन। अब आप मुझे बताइए, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तो H2S होता है, एक H पे 1 प्लस तो 2H पे 2 प्लस, इसलिए S पे 2 माइनस, आयनिक फॉर्म लिखनी है, तो S पे डाई नेगेटिव, और ये किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, S में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये डाई नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, S में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर S तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बैलेंस नहीं है, मतलब माइनस बैलेंस नहीं है, इधर 0 चार्ज है, इधर -2 चार्ज है, डिफरेंस कितने का है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने, किधर जोड़ूंगा, जिधर आवेश हमारा ज्यादा होगा, इधर आवेश ज्यादा इसलिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो जैसे अभी आपने पीछे बैलेंस करा था, वैसे हमें से बैलेंस करना है। तो अब आप देखो बेटा, मुझे क्या करना है, चूंकि इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की नीचे और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की ऊपर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 2 से गुना ऊपर कर दूंगा और 5 से गुना नीचे कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म। 2 से गुना करो तो क्या मिलेगा, 2MnO4 माइनस प्लस 2 से गुना करो 8 में, तो 8 दूनी 16 H प्लस, 5 से गुना करो तो 5S नेगेटिव नेगेटिव, इधर क्या मिला बेटा, 2Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4 दूनी 8 H2O, और 5 से सल्फर में गुना करोगे तो 5S। तो ये मेरे पास है सल्फाइड आयन, और ये मेरे पास है बेटा सल्फर। तो ये सल्फाइड आयन को किस में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास ये सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। तो अगर मैं यहाँ पर आयनिक फॉर्म लिखूंगा, H पे प्लस, 1 पे 1 प्लस, 2 पे 2 प्लस, तो SO3 पे 2 माइनस होगा, इसलिए इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस आयन। अच्छा, ये सल्फ्यूरस अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब अगर आप SO4 को देखोगे तो SO4 पे कितना माइनस आएगा, 2 माइनस, क्योंकि एक H पे 1 प्लस, 2 H पे 2 प्लस, तो SO4 पे उतना ही माइनस आ जाएगा। तो ये अगर मैं कहूँ ये सल्फ्यूरियस आयन को सल्फेट आयन में क्या कर देगा, सॉरी यह सल्फाइट आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फेट आयन में, या फिर मैं कहूँ यह सल्फ्यूरस अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा। क्लियर है बात।
अब मैं इसकी रिएक्शन अगर दिखाऊं आपको तो सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो, बल्कि वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करके देखो, फिर मैचिंग कर लेना। तो हमारे पास है कॉमन रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट होगा Mn डाई पॉजिटिव में प्लस 4H2O में। अब यहां पर देखो बेटा, मेरे पास जो सल्फाइड आयन है SO4 डाई नेगेटिव, वो कन्वर्ट हो रहा है SO4 डाई नेगेटिव। सल्फाइड सल्फेट में ऑक्सीकृत हो रहा है, सल्फाइड सल्फेट में ऑक्सीकृत हो रहा है। यहां पर S1 है, यहां पर भी S1 है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, ऑक्सीजन परमाणु की, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, जल के अणु जोड़ते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल का एक अणु जोड़ दूंगा H2। अब ऑक्सीजन संतुलित, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4, बट इधर हाइड्रोजन हो गए 2, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं H प्लस। कितने H प्लस जोड़ू, 2H प्लस। भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2 H प्लस जोड़ेंगे। अब यहां पर देखो इधर -2 है, इधर -2 और +2 है, तो इसके -2 से -2 खत्म हो जाएगा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 0 और इधर लिख सकता हूँ +2। तो डिफरेंस आप देखोगे 2 का डिफरेंस, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर जोड़ूंगा, जिधर आवेश ज्यादा है। अब आवेश इधर ज्यादा है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे हम, बात खत्म होगी, आवेश बैलेंस हो जाएगा। तो भाई मैं क्या करूंगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूंगा मेरी समीकरण बैलेंस। अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करूंगा। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, सिंपल, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से ऊपर गुना, ऊपर वाले से नीचे गुना। 5 दूनी 10, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म, 2 से गुना करो तो 2MnO4 माइनस प्लस 2 से गुना करो बेटा, इसमें 2 से गुना, 8 दूनी 16 H प्लस प्लस 5 से गुना करो इसमें तो 5SO3 डाई नेगेटिव, 5 से गुना होगी बेटा H2O में तो 5H2O। तीर के उधर देखो बेटा 2Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4 से गुना करो 8 में तो 8H2O, राइट। फिर 5 से गुना करो SO4 में तो 5SO4 डाई नेगेटिव, डाई नेगेटिव, अच्छा, और 5 से गुना करो 2 में तो 10H प्लस। अब सबको बैलेंस कर लेते हैं, ध्यान सुनो, इधर मेरे पास 16H प्लस है और इधर मेरे पास 10H प्लस है, इधर उठा के ले आओ, 10H प्लस को इधर ले आओ, तो 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए, कितने H प्लस बचेंगे, 6H प्लस, तो इधर 6H प्लस बचने वाले। मेरे पास इधर H2O 8 है, इधर H2O 5 है, उधर ले जाओ, तो 8H2O में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 5SO3 डाई नेगेटिव, नेगेटिव है बेटा ये, डाई नेगेटिव, H2O तो मैं उधर ले गया, तो मेरे पास यहां बचा 2Mn डाई पॉजिटिव प्लस 3H2O, 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 चेक करो कैसे 3H2O बचा। भाई इधर मेरे पास 5H2O था, उधर मेरे पास 8H2O था, 5 इधर गया तो 8 में से 5 गए, 3 बचा, और क्या बचा बेटा 10H प्लस तो इधर ले आया था मैं, तो बचा यहाँ पर 5SO4 डाई नेगेटिव। इसको बोलूंगा सल्फाइट आयन, उसको बोलूंगा मैं सल्फेट आयन। तो यहां लिख सकते हो सल्फाइट और यहां लिख सकते हो सल्फेट। तो ये सल्फाइट को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। आपको नीचे वाली रिएक्शन लिखनी है डायरेक्ट, ऊपर वाली तो मैंने बना दी ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसा है। आपको ये रिएक्शन लिखनी है बेटा सीधी, ये वाली, क्लियर है बात। ये वाली रिएक्शन जो है वो मैंने बना दी ताकि आपको पता चल जाए कि ये रिएक्शन कैसा है। तो इससे डायरेक्ट ये लिखनी है। कैसे लिखोगे, यहीं से लिखोगे, 5 दूनी 10H प्लस, 8 दूनी 16, 16H प्लस, तो 10H प्लस इधर आएंगे, 16 में से 10 घटाओ 6H प्लस बचेंगे, 5H2 उधर, 4 दूनी 8H2, 5H2 उधर ले जाओ, 5 में से 8 गए, 8 में से 5 गए, 3H2 बचेंगे, बस इस तरीके से लिख देना। चलिए नेक्स्ट देखो, सोडियम नाइट्राइट NO2 माइनस को सोडियम नाइट्रेट NO3 माइनस में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये जो है सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करेगा। चेक करते हैं इसकी रिएक्शन को भी हम, ध्यान से देखना बेटा। कॉमन रिएक्शन लिखो
MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या मिलेगा हमें, Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2। नाइट्राइट NO2 माइनस ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होगा, NO3 माइनस। सेम भाई, एक N, तीन O, दो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप क्या जोड़ोगे, H2, इधर H2 जोड़। लेकिन ऐसा करने के बाद तीन ऑक्सीजन करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे 2H प्लस, बैलेंस। अब यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, 2H प्लस, 2 प्लस, तो माइनस से माइनस खत्म, 0, इधर प्लस 2, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, उधर ही जोड़ूंगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इधर, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए 5 से ऊपर गुना, सॉरी 2 से ऊपर गुना, 5 से नीचे गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई और समीकरण जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो 2 MnO4 माइनस 8 दूनी 16H प्लस और यहाँ 5 दूनी 10H प्लस, तो फाइनली 6H प्लस बचेगा। अब तो समझ में आ गई होगी बात आपको, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। फिर यहां बचेगा 5 NO2 माइनस, अब इधर जो H2 है 5H2, 8H2 में से घटेगा 3H2 बचेगा, तो इधर 2 Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4 दूनी 8H2 यहाँ है, 5 से गुना जाएगी इसमें H2 में, तो 5H2 यहाँ है, 5H2 इधर जाएगा, तो 8 में से 5 गए, कितना बचेगा, 3H2 बचेगा, प्लस 5 से गुना करो NO3 माइनस में, तो NO3 माइनस, H प्लस तो हम इधर ले गए थे, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है बेटा, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, और ये किस में ऑक्सीडाइज हो गया, नाइट्रेट आयन में। तो ये नाइट्राइट को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये थी हमारे पास अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण, जो कि आपने पढ़े और समझ में भी आए होंगे। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। आपको अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो तो यकीन मानो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और आप जब एग्जाम में आएंगे तो 100% आप इसको करके आएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक गुण की। उदासीन माध्यम में अगर मैं इसकी कॉमन रिएक्शन बनाऊं तो मैंने आपसे कहा था कि भाई MnO4 माइनस जो है परमैंगनेट आयन जो है बेटा, उदासीन माध्यम में कन्वर्ट होता है MnO2 में, यानी कि +7 कन्वर्ट होगा +4 में, +7 +4 में कन्वर्ट होगा। अब उदासीन माध्यम है इसलिए मुझे पानी लेना पड़ेगा, H2 लेना पड़ेगा, वाटर उदासीन है, और H2 अगर ले रहा है तो H2 कन्वर्ट होगा OH माइनस में। कितने H2 के मॉलिक्यूल यूज करते हैं हम यहाँ पर, 2 H2 के मॉलिक्यूल, तो 4 होगा हाइड्रोजन, तो 4 से गुना करूंगा। अब मैं चार्ज बैलेंस, भाई देखो MnA के ऑक्सीजन 4 और 2 6, 2 और 4 6, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन। आवेश देखो, क्या देखो, आवेश, इसको खत्म करते हैं यहाँ पर। आवेश देखो बेटा, इधर -1 है और इधर -3 है, सॉरी -4 है, आप देख सकते हो भाई, एक O पे एक OH पे एक माइनस, तो 4 OH पे 4 माइनस। डिफरेंस बताओ कितने का, अंतर बताना है, सिर्फ 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर, जिधर आवेश ज्यादा है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1 बड़ी वैल्यू है। भाई माइनस में जितना बड़ा मान होता है वो उतनी छोटी वैल्यू होती है, इसका मतलब -1 बड़ी वैल्यू, तो इधर जोड़ूंगा मैं, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यह है मेरे पास उदासीन माध्यम में कॉमन रिएक्शन, उदासीन माध्यम में कॉमन रिएक्शन जो आपके सामने, MnO4 माइनस 2H2O 3 इलेक्ट्रॉन, MnO2 4OH माइनस। अब मैं बात कर रहा हूं उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार की गणना। अभी मैंने सिखाया था आपको कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो भाई तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है अणुभार बटे N फैक्टर। अब जो N फैक्टर है वो चार्ज का डिफरेंस है, +7 से +3 में जा रहा है, तो चार्ज डिफरेंस 3 का है। आप इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 लिख रहा हूं, +4 में जा रहा है, तो +7 से +4 में जा रहा है, तो 3 का डिफरेंस है। अणुभार में M मान लेता हूं, तो M/3। उदासीन माध्यम में इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, M/3 होगा। और अगर मैं इसका अणुभार पुट करता हूं तो अणुभार 158 डिवाइड करोगे 3 से तो आएगा 52.66।
कितना आएगा बेटा 52.66। तो m/3 या तो ये ऑप्शन में मिलेगा आपको जब इस पे क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको मिलेगा 52.66। तो उदासीन माध्यम में जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार होता है वो 52.66 होता है। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक गुण के बारे में। तो ध्यान से सुनना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है बेटा आपको यहाँ पर। वहां पर जब अम्लीय माध्यम की बात करे थे तो यह आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर रहा था, जबकि उदासीन माध्यम में यह आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है, IO3- में ऑक्सीकृत कर देता है। तो याद रखना बेटा, अम्लीय माध्यम में जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है, लेकिन उदासीन माध्यम में जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत करता है। रिमेंबर इट, हमेशा याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि उदासीन माध्यम में आयोडाइड को ये किस में ऑक्सीकृत करेगा, आयोडीन में ऑक्सीकृत, सॉरी आयोडेट में ऑक्सीकृत करेगा। कॉमन रिएक्शन लिखते हैं भाई, MnO4- प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर मुझे क्या मिलेगा MnO2 प्लस 4OH-। ध्यान से देखना बेटा, इसको I- ऑक्सीडाइज हो रहा है IO3- में, आयोडेट में। नंबर ऑफ आई अगर आप देखो तो बैलेंस है, नंबर ऑफ आई बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3H2 और हाइड्रोजन को बैलेंस करनी है H+। सिंपल सी बात है भाई, 3 दूनी 6, 6H+ जोड़ दूंगा उधर। चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर -1 है, उधर -1 और +6, माइनस से माइनस खत्म तो 0 + 6, डिफरेंस कितने का बेटा 6 का। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर, जिधर प्लस ज्यादा है, इधर ही तो ज्यादा है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो भैया, जोड़ दिए। अब क्या करो भाई, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर है उतने इलेक्ट्रॉन नीचे कर लो। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ऊपर भी 6 कर ले, क्या मैं 6 कर सकता हूं? बिल्कुल। किससे गुना कर दो, 2 से। अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हमारे, जोड़ 2 से गुना करो तो 2MnO4- प्लस 4 दूनी 8, ध्यान से सुनना बेटा, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4। अब थोड़ा फील करना, चलो मैं दूसरी रिएक्शन लिख दूंगा, 2 दूनी 4H2 प्लस, और क्या बचा, I- बचा, 3H2O बचा, उधर क्या बचा बेटा 2MnO2 प्लस 4 दूनी 8 OH- प्लस 6H+ और प्लस IO3-। अब आपको पता ही होगा कि H+ और OH- मिलकर बनाते हैं H2O। कितने H+ है 6H+, तो 6 OH- यहां से लेगा और क्या बनाएगा 6 H2O बनाएगा। क्या बनाएगा 6 H2, तो ये 6 OH- और 6 H+, ध्यान से सुनना बेटा, मिलकर क्या बनाएंगे 6 H2O बनाएंगे। तो फाइनली मेरे पास 2 OH- रह जाएंगे। अब ये जो 6 H2O बनाएगा, 6 H2O बनाएगा, यहां मेरे पास टोटल H2O कितने, 4 और 3 7, इधर 7 H2O है, इधर 6 H2O बने तो 6 इधर ले आओ, 7 में से 6 के कितने बचेंगे, 1 H2O बचेगा। ध्यान से सुनो बेटा, 8 OH- 6 H+, तो 6H+ 6 OH- लेगा और क्या बनाएगा 6 H2O बनाएगा। 2 OH- इधर बच जाएंगे, 6 H2O को इधर लाऊंगा तो इधर 7 H2O है, 6 घट जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा 1 H2O बचेगा। तो अब ध्यान से देखना, मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूं आपको डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन लिखनी है जो मैं अब लिख रहा हूं। तो यहां मेरे पास बचेगा 2MnO4- प्लस H2O प्लस बचा यहां पर I-, क्योंकि ये तो जोड़ दिया। इधर क्या बचा 2MnO2 प्लस OH- कितने बचे 2 OH- और प्लस IO3-। तो ये था मेरे पास आयोडाइड जो किस में ऑक्सीकृत हो गया, आयोडेट में ऑक्सीकृत हो गया।
तो ये आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा, आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, नीचे वाली, ये जो जब जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद ये वाली रिएक्शन लिखनी है, ये वाली लिखनी है, और लिख दो तो अच्छी बात है, कोई ऐसी नहीं है कि कोई बुराई वाली बात है कि जी आपने ये क्यों लिख दी, नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो मैं बता रहा हूं कि पेज ना भरो इतना ज्यादा, आप सीधा ये रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई बच्चा ये लिख रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। यह सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट होता है H2O3 माइनस माइनस को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तो याद रखना बेटा, थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज होगा सल्फेट के अंदर। चेक करते हैं, कॉमन रिएक्शन लिखेंगे इसकी, MnO4 माइनस 2H2O, 3 इलेक्ट्रॉन, इधर मुझे क्या मिलेगा MnO2 प्लस, MnO2 प्लस क्या मिलेगा भाई, MnO2 प्लस 4OH माइनस। चलिए, थायोसल्फेट H2O3 डाइनेगेटिव ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होगा, SO4 डाइनेगेटिव। अब अगर आप सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर को अगर बैलेंस करो तो इधर सल्फर 2 है और इधर सल्फर 1 है, तो इसलिए मैं 2 से गुना करूंगा, 2 से गुना करूंगा। सल्फर 2 हो गए, इधर भी सल्फर 2, लेकिन ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल के अणु जोड़ते हैं, तो भाई इधर 8 करने के लिए मैं 5 जल के अणु जोड़ दूंगा, 5H2 जोड़ दूंगा। और जब मैं जल के अणु जोड़ता हूं तो फिर हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोजन करने के लिए मैं 10H प्लस जोड़ दूंगा, 10H प्लस जोड़ दूंगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करना है, मुझे आवेश को संतुलित करना है। आवेश संतुलित देखो, इधर -2 है, ये रहा, उधर क्या है बेटा, उधर SO4 पे एक माइनस, तो 2 SO4 पे 2 माइनस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 -2, और साथ में मेरे पास 10H प्लस है। तो इस -2 से -2 खत्म, इधर 0 बचा, -2 और +10 तो +8 बचा। तो आपको बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा किधर, जिधर प्लस ज्यादा है, जिधर आवेश ज्यादा है, आवेश तो इधर ज्यादा है मतलब उधर ज्यादा है, तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, हो सकता है कम समझ में आया। इधर -2 है, इधर -4 है, -2 2 SO4 पे माइनस बेटा, तो मैंने -2 लिख दिया। एक SO4 पे -2, दूसरे SO4 पे -2, एक हाइड्रोजन पे एक प्लस, तो 10 हाइड्रोजन पे 10 प्लस, 10 प्लस, तो इस -2 से -2 खत्म हो गया, 0 हो गया इधर, इधर -2 और +10 +8 बचे, तो डिफरेंस 8 का है, 8 का डिफरेंस है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर जोड़ूंगा, जिधर आवेश ज्यादा है, इधर ज्यादा है भाई, उधर जोड़ दिया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना है, तो अब क्या करना है भाई, मुझे यहां मैं 8 इलेक्ट्रॉन कर नहीं सकता ना, यहां मैं 3 इलेक्ट्रॉन कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की गुना ऊपर, 8 की गुना ऊपर, और भाई 3 की गुना नीचे करेंगे, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म। अब जोड़ दो, 8 की गुना इसमें करो तो 8 MnO4 माइनस, 8 की गुना करो 2 में, तो अलग लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक ही रिएक्शन बनाऊंगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 H2O, 8 की गुना जाएगी इसके अंदर, तो 8 दूनी 16 H2O, साथ में 5 की गुना जाएगी इसमें, तो 5 तिया 15, 15 H2O, तो टोटल कितना हो गया 31 H2O। कितना हो गया भाई 31 H2O, ध्यान से देखो 31 H2O, तीर के इधर 31 H2O हो गए, राइट, कितने 31 H2O, ध्यान सुनना बेटा, लिख देता हूं मैं, चलो 31 H2O। और क्या मिला मुझे, और क्या मिला बेटा, यहां पर किससे गुना हो रही है 3 से, तो 3S2O3 डाइनेगेटिव, H2 तो जोड़ दिए मैंने दोनों। उधर क्या मिला तीर के उधर, ध्यान से देखो 8 MnO2 प्लस 8 की गुना जाएगी 4 में, 8 की गुना जाएगी 4 में, तो 8 चौक 32 OH माइनस, 3 की गुना जाएगी 10 में, तो 10 तिया 30
H प्लस, चेक करते रहो बेटा, और 3 की गुना जाएगी 2 में तो 6 SO4 डाई नेगेटिव। अब मैंने आपसे भी बताया कि H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस भाई साहब H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। 30 30 यहां पर 30 है बेटा, ये OH माइनस नहीं है, इसको मैं सही कर लेता हूं। ये मेरा है 30H प्लस, तो 30H प्लस और 32 OH माइनस, तो 30H प्लस 30 OH माइनस लेगा तो 30 H2O बनाएगा, और 30 H2O जब इधर आएगा तो 31 में से 30 गए, एक ही H2O बचेगा। अब सुनते रहना बेटा, यहां 2 OH माइनस बच जाएंगे बस। तो फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा? 8 MnO4 माइनस प्लस H2O, 30 में से एक गया, सॉरी 30 में से 31 में से 30 गए, 31 में से 30 गए तो एक H2 बचेगा, प्लस 3S2O3 डाई नेगेटिव। इधर क्या मिला बेटा? 8 MnO2 प्लस, यहां मेरे पास 2 OH माइनस बचे क्योंकि 30 OH माइनस 30 H प्लस के साथ मिलकर 30 H2 बना चुके हैं, प्लस 6SO4 डाई नेगेटिव। तो ये था मेरे पास थायो सल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फेट आयन। तो ये थायोसल्फेट आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है? सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर बात बेटा? समझ में आ गई होगी बात? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बात कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विजन इंस्टीट्यूट MZN, सर्च कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। तो इसकी कॉमन रिएक्शन लिखते हैं क्षारीय माध्यम में। जो मेरे पास परमैंगनेट आयन होता है MnO4 माइनस, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO4 माइनस माइनस में, यानी कि जो परमैंगनेट है वो मैग्नेट में ऑक्सीडाइज होगा। अब आप देखोगे Mn1 ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन इधर -2 है, इधर -1 है, तो मैं इधर -1 इधर -2, तो एक का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा किधर? जिधर आवेश ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये मेरे पास कॉमन रिएक्शन, इसकी कॉमन रिएक्शन। अब यहां पर देखोगे क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार E बराबर वो होगा बेटा अणुभार बटे एन फैक्टर, और आपको मैंने बताया एन फैक्टर चार्ज डिफरेंस, ये +7 है और ये +6 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। एन फैक्टर तो 1 हो गया, अणुभार में m मान लेता हूं, m/1 मतलब m, तो इसका जो तुल्यांकी भार होता है वो n के बराबर होता है, अणुभार के बराबर होता है। अब अगर अणुभार 158 है तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना होगा बेटा? 158 होगा। तो क्षारीय माध्यम में इसका तुल्यांकी भार 158 होता है, उदासीन माध्यम में 52.66 होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में 31.5 होता है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इसके ऑक्सीकारक गुण की क्षारीय माध्यम में, तो यह एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकोल में ऑक्सीकृत कर देता है। एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एथिलीन है बेटा, और ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब नवजात ऑक्सीजन साथ में वाटर होगा, और कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? कहां से आ रहा है बेटा? ये KMnO4 से आ रहा है, जो कि क्षारीय माध्यम है। इसको KMnO4 के जो क्षारीय माध्यम है, इसको हम बेयर अभिकर्मक कहते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं, कर्मक, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। ये से ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट होगा? एथिलीन ग्लाइकोल में। CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या है बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल। ऐसा मान लो कि जो नवजात ऑक्सीजन और मेरे पास जल है वो पहले मिलकर OH बना लेते हैं, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ का डबल बॉन्ड टूटता है बेटा, और जब ये डबल बॉन्ड टूटता है तो इसकी एक वैलेंसी खाली, इससे एक OH लग जाता है, इसकी एक वैलेंसी खाली, इससे एक OH लग जाता है, और हमारा क्या बन जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। क्लियर बात बेटा? तो ये था इसका ऑक्सीकारक गुण क्षारीय माध्यम में, जो कि इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है। इससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई है मैंने, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। आई होप कि आपको वो समझ में भी आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं मैग्नेट आयन और परमैंगनेट आयन की संरचना के बारे में।
हम बात कर रहे हैं जब मैग्नेट और परमैग्नेट आयन की संरचना, तो इसकी चतुष्फल की होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसमें जो संकरण पाया जाता है वो sp3 पाया जाता है, जिस कारण इसकी संरचना चतुष्फल की आती है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन के जो p कक्षक होते हैं और Mn के जो d कक्षक होते हैं, इनके बीच अतिव्यापन होता है और उस अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। चतुष्फल की संरचना, मेरे पास ये Mn है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर परमैग्नेट आयन की, परमैग्नेट आयन की, और परमैग्नेट आयन में मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, MnO4 नेगेटिव की, MnO4 नेगेटिव की। एक पे नेगेटिव है, मान लीजिए ऊपर वाले पे नेगेटिव अगर है, ऊपर वाले पे नेगेटिव अगर है, तो बाकी से हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन का तो बेटा हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का तो हमारा क्या होता है p कक्षक, और मैग्नीज का d कक्षक के बीच अतिव्यापन के थ्रू हमारे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसकी संरचना भी ऐसी होती है। अगर मैं बात करूं बेटा मैग्नेट आयन की, मैग्नेट आयन की, जो कि हमारे पास होता है MnO4 डाई नेगेटिव, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हो सेम ही होती है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। यहां पर -2 पे है तो इसलिए इस पे माइनस लगा दो, इस पे माइनस लगा दो, बाकी 2 से हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये 2 से हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसकी जो संरचना है वो सेम ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, एक और बात आपको पता हो कि यहाँ पर जो मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो चारों की चारों बॉन्ड लेंथ सेम होती है ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण। यहाँ पर डबल बॉन्ड कभी बनेगा, कभी डबल यहाँ बनेगा, कभी डबल यहाँ बनेगा, अनुनाद के कारण चारों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा, सेम हो जाती है। ये बात आपको पता। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग के बारे में, इसको कहां कहां यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो, पहला आयतनीय विश्लेषण में इसका यूज करते हैं, दूसरा शुष्क सैलों में और मोम, तेलों, वस्त्रों आदि को विरंजित करने में इसका यूज किया जाता है बेटा। सैकरीन बेंजोइक अम्ल बनाने में आदि के उत्पादन में भी इसका यूज करते हैं। चौथा पॉइंट आप देख सकते हो, कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको बेटा लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।